हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर और इसकी एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर क्या है, बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, बड़ी सी थ्योरी लगती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आज आपको सारे पॉइंट्स एकदम आसानी से क्लियर होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर 3, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस को जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाकी के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएं, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा लेक्चर 8 चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स बाय अभिषेक साहू, लेक्चर 7 चैप्टर 3 क्लास 12 बाय अभिषेक साहू। आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपको सभी लेक्चर इस तरह से मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको जो है एक अलग ही जो है अपडेट मिलती रहे, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहे, एक अलग ही माहौल हमारा बना रहे आपका और साथ में, तो फिर इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल आपको अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से मिल जाएगा। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आपको एकदम सब कुछ समझ में आएगा। तो आप हेडिंग बनाए पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले हम बात करेंगे ये पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में क्या होता है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें। पोटेंशियोमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर। तो देखिए बहुत आसान है और एकदम आसान शब्दों में इसको समझेंगे। थोड़ा सा इसकी वर्किंग वगैरह को समझने में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो देखो, मैं आपसे कहूं पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है ईएमएफ को मेजर करना। इट इज अ डिवाइस that is used to measure EMF of cell। अब ये EMF क्या होता है, तो आपको EMF हमेशा समझ के रखना है। EMF क्या है, पोटेंशियोमीटर काम होता है किसी भी सेल का EMF मेजर करना। अब ये EMF क्या है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। तो भाई EMF का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम, आसान शब्दों में, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। देखो, जो आप किसी सेल पर 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट ये लिखा देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, किसी सेल पे लिखा है 2 वोल्ट और वो 2 वोल्ट, देखो यदि किसी सेल पे ये 2 वोल्ट लिखा है, ये सेल है और यहां लिखा है 2 वोल्ट, तो भाई 99.99% चांसेस हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ लिखा हुआ है। क्या, जनरली ईएमएफ ही लिखा होता है। और 2 वोल्ट आपको कब मिलता है, 2 वोल्ट आपको जब मिलता है, मतलब उस सेल पे अगर 2 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 2 वोल्ट का सेल है। लेकिन ये 2 वोल्ट कब देगा, जब ये ओपन सर्किट में होगा। जैसे ही आप इससे करंट लेना चाहेंगे, ये कभी भी आपको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट नहीं जो है देगा। क्यों नहीं देगा भाई, सिंपल सी बात है ना कि आप इससे करंट ले रहे हैं, तो कभी भी ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं देगा। तो याद रखिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी हम बात करते हैं, तो वो कब मिलेगा, जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा होगा। जब करंट नहीं लेंगे तो एनर्जी इसकी कम नहीं होगी और हमेशा चीजें मैक्सिमम रहेगी। भाई सिंपल सी बात है, एक बाल्टी में पानी भरा रखा है, ये मतलब इससे आप पानी निकाल नहीं रहे हो तो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी निकालना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, भले ही जो है इसमें आप ऊपर से पानी डालें, ये कभी भी मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली उसको खाली कर रहे होंगे, है ना। तो बस यही बात है। ईएमएफ क्या होता है, बोला ईएमएफ कुछ भी नहीं होता। 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये ऐसे ही मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये कब मिलता है आपको, ये जब भी मिल सकता है जब ओपन सर्किट की हम बात करें, तो जब सर्किट ओपन हो गया, है ना, क्लोज सर्किट में पॉसिबल नहीं होता। तो सर इसको मेजर करने के लिए होता है फिर पोटेंशियोमीटर का यूज। हाँ बिल्कुल होता है। तो पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है, ये चीज आप बताइए। तो देखो पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है। देखो मैं इसमें आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ये चीज आप अच्छे समझिए, क्योंकि जब आप इसको समझ जाओगे तब आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दे पाओगे। देखना जरा, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर का मैं आपको एक स्टैंडर्ड सा सेटअप बना के दिखा रहा हूं। ये पोटेंशियोमीटर में ना क्या होता है, इतना बड़ा सा एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं वुडन बोर्ड। क्या क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वुडन बोर्ड। ठीक है, इस वुडन बोर्ड पे क्या होता है, इस वुडन बोर्ड पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ वायर, और वायर भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े से वायर। ठीक, ये वायर आपके बने होते हैं
कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन के। किसके बने होते हैं? कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। और यहां पर लगी होती है एक स्केल, यहां पर लगी होती है एक स्केल। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, यहां पर लगी होती है एक स्केल, और मैं भी यहां पर एक स्केल बना दे रहा हूं। स्केल से हम क्या मेजर करते हैं? स्केल से मेजर करते हैं कि भाई हमें बैलेंस पॉइंट वगैरह कहां मिल रहा है। ठीक, सारी बातों को ध्यान से समझना। ये स्केल है बैलेंस पॉइंट मेजर करने के लिए कि हमें बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट कहां मिला है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, चलिए अभी देखो आगे, ये वायर कौन से मटेरियल का बना होता है? तो ये वायर बना होता है पहली चीज अलॉय का। और कौन सा अलॉय? ये वायर बना हुआ है या तो कॉन्स्टेंटन का, कॉन्स्टेंटन, या फिर मैंगनीन। किसका? मैंगनीन। ठीक, इसका ही क्यों? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस पे बात की थी कि अलॉय या जो अलॉय जैसे कि कांस्टेंट है मैंगनीन, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है तो ये एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर का वर्क करते हैं। इसके साथ साथ अलॉय में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज है ये नेग्लिजिबल होता है, या आप कहें कि चेंज नहीं होता। तो पूरा जैसे कोई इसमें करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मान के चलो इस वायर की रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अलग अलग आएगा, गड़बड़ करेगा। तो बस यही सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि भाई अलॉय में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम बार बार और हर जगह अलॉय का यूज करते हैं, अलॉय वायर का यूज करते हैं। ठीक, अभी समझना यहां पर क्या होता है कि जो वायर जो है इसको एक बैटरी से करंट सप्लाई करा जाएगा। ये बैटरी से हम करंट सप्लाई करेंगे। ठीक, चलो मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं और मैं यहां पर बैटरी बनाऊंगा दूसरे कलर से, जैसे कि मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं। तो ये मैंने एक बैटरी बनाई। इस बैटरी को हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। मतलब यही है जो हमारी मेन सर्किट में करंट प्रोवाइड कराएगी। यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी होती है जिसका काम होता है कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करना ताकि जो करंट है वो सारी चीजें कंट्रोल में रहे। ठीक, इस तरीके से एक की लगा दी। की बहुत जरूरी है, की बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, यहां पर एक की लगा दी और इस तरीके से यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। अभी क्या होगा, यहां पर इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हम नाम दिया ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल। ठीक, अभी देखिए यहां पर एक और सेल लगी होती है जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेल है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल सेल। इसके ईएमएफ को मेजर करने के लिए ही, है ना, इसके ईएमएफ को मेजर करने के लिए ही इतना बड़ा सा सेटअप बनाया गया। ठीक, अब ये कैसे फंक्शन करेगा? तो यहां पर लगा होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक इस तरह से नीडल होती है जो करंट आने पर डिफ्लेक्ट करती है। अब इसके बाद क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड होती है एक जॉकी। क्या? जॉकी। जॉकी बोले तो कैपिटल जे। जॉकी ये स्लाइडिंग जॉकी है, जिससे क्या होता है हमें पता पड़ जाता है। जॉकी का मतलब है कि एक तरह का आप जो है एक मेटल का पीस समझ सकते हैं, जिसको स्लाइड करोगे ना तो आपको पता, यहां पे स्लाइड करोगे तो यहां पे आप कांटेक्ट करा सकते हो, यहां कांटेक्ट करा सकते हो। तो आप ऐसा एक कांटेक्ट का पीस समझ सकते हो जिससे पता पड़ जाए कि भाई करंट जो है यहां पे कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है या यहां से करंट जा रहा है। तो जॉकी क्या है? एक तरह से एक वर्क पीस ऐसा है जिसको आप स्लाइड कर सकते हो इस वायर के ऊपर, जो कि आपने टेस्टर देखा होगा, ठीक वैसे ही मान ले आप इसको। ठीक है ना। अभी इस वायर की लेंथ कितनी होती है? तो इस वायर की लेंथ होती है 3 to 5 मीटर, या कई जगह पर आपको ये 10 मीटर तक वायर देखने को मिल जाता है। इस वायर की लेंथ आप लिख दें, यहां पर आप इस वायर की लेंथ लिख सकते हैं 3 to 6 मीटर या 3 to 5 मीटर। ये वायर की लेंथ है, इसीलिए इस वायर को इस तरह से घुमा घुमा के लगाया जाता है। बोला सर इससे मेजर करते हैं? इतने बड़े सेटअप से एक छोटे सेल का जो है मेजरमेंट करना होता है ईएमएफ का? हाँ जी बिल्कुल ठीक। ये सेल कौन सी है? इस सेल को आप नाम देंगे ड्राइविंग सेल। क्या? ड्राइविंग सेल। इसका ईएमएफ हमें नोन होता है, नोन ईएमएफ। इसका ईएमएफ क्या है? इसका ईएमएफ पता होता है क्योंकि ये हमारी मेन सेल है, नोन ईएमएफ वाली सेल है। और इसका ईएमएफ हमें पता नहीं होता तो ये हमारी अननोन ईएमएफ वाली सेल है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेल। एक्सपेरिमेंटल सेल जिसका ईएमएफ हमें निकालना है। अब सुनिए
तो बोला इतना बड़ा सेटअप और एक छोटा सा काम करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये बताओ कि एक्चुअल में क्या हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है कि हम जो है सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर पाए? तो आंसर है तो, लेकिन थोड़ा सा क्या है उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कैसा कॉम्प्रोमाइज सर? तो जैसे मान के चलिए मैं आपसे यहां पर कहता हूं कि मुझे एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज निकालना है, या सेल की जगह मैं आपसे कहता हूं एक सर्किट का जो है वोल्टेज मुझे निकालना है। तो देखिए जरा, एक सर्किट में 2 पॉइंट के अक्रॉस, तो मान के चलना कि भाई देखो क्या होता है कि कभी भी आपको 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो आप क्या करते हैं कि उन दोनों पॉइंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वोल्ट मीटर। तो भी ये वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्ट मीटर यहां पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो मेजर करता है। अब सर वोल्ट मीटर कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है? तो यहां पे समझना, एक्चुअल में क्या होता है कि जितना करंट, देखो हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है कि करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान के चलो इस सर्किट में ये यहां पर 10 एम्पियर करंट है और 10 ओम की रेजिस्टेंस है, तो आप मुझे बताओ कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 एम्पियर इंटू 10 ओम, तो V इज इक्वल टू कितना? V इज इक्वल टू 100 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। बिल्कुल। तो अगर आप यहां पर जो है वोल्ट मीटर से चेक करें तो आपको 100 वोल्ट पोटेंशियल मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि हमने यहां पर जो है चेक किया, वोल्ट मीटर लगाया, तो हम क्या देखते हैं कि वोल्ट मीटर हमें 100 वोल्ट की जगह कितना दे रहा है? 99 वोल्ट। कितना दे रहा है? 99 वोल्ट शो कर रहा है, 99 वोल्ट। ठीक, बोला ये क्यों? 1 वोल्ट कहां गायब? 1 वोल्ट ये मिसिंग बता रहा है, मतलब 1 वोल्ट कम बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, बोला 100 वोल्ट की कोई चीज है 99 या 99.9 बता रहा है तो कोई बात नहीं है, या चलो मैं यहां पे बोल दे रहा हूं कितनी शो करी इसने रीडिंग, हालांकि 1 वोल्ट का अंतर आ सकता है, बिल्कुल आ जाता है, लेकिन चलो मैंने बता दिया 99.9 वोल्ट ये बता रहा है। ठीक, तो 0.1 वोल्ट की अभी भी एरर है। सर इतने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो नॉर्मली जब भी हमें मेजरमेंट करना होता है हम वोल्ट मीटर से ही मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? भाई वोल्ट मीटर इतना छोटा डिवाइस होता है कि पॉकेट में आ जाता है, आराम से आप इससे मेजरमेंट करोगे। एक एंड प्लस पे लगाया, एक एंड माइनस पे लगाया और ये आपको यहां पर रीडिंग लिख के देगा 99.9 वोल्ट। बढ़िया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जनरली वो 99 वोल्ट ही बताएगा तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई 100 वोल्ट है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 11.8 वोल्ट दिखा रहा है, हम समझ जाएंगे हाँ भाई 12 वोल्ट की है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि वोल्ट मीटर कम क्यों बता रहा है, तो उसका एक रीजन है कि वोल्ट मीटर को खुद थोड़ा सा, जैसे मान के चलो कि 0.1 एम्पियर करंट कहां चला गया? 0.1 एम्पियर करंट वोल्ट मीटर ने ले लिया। देखो इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, मतलब इसकी भी तो डिस्प्ले है कि नहीं? इसको भी तो जो है नंबर दिखाना है। यहां पे कैसे रीडिंग शो करेगा? इसका भी तो हार्ट बीट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वोल्ट मीटर भी रीडिंग शो करने के लिए थोड़ा सा करंट लेता है, और वो कहां से लेता है थोड़ा सा करंट? ये थोड़ा सा करंट लेता है मेन सर्किट का। तो मेन सर्किट में पहले 10 एम्पियर करंट आ रहा था, अब 10 में से कितना पहुंचा? 9.9 एम्पियर। कितना पहुंचा? 9 या हम ऐसा बोले कि कितना, जैसे मान के चलो कि यहां पर 0.01 एम्पियर करंट इसने ले लिया, तो यहां पर 9.99 एम्पियर करंट पहुंचा। तो अगर आप इसकी जो है इंटू करेंगे, जैसे I इंटू R से निकालेंगे तो 9.99 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है? 10, तो आपको 99.9 वोल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वोल्ट मीटर इससे ज्यादा करंट ले लेता है। तो यहां से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि देखो अगर आपको जनरल पर्पस के लिए या आपको जो है ऐसी जगह पे जहां पे 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो आप वहां पे वोल्ट मीटर यूज करो, थोड़ी बहुत जो है डिफरेंस आता है और आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि भाई नहीं, आपने कोई सेल बनाई, आप जो उस पर बढ़िया तरीके रिसर्च करना चाहते हो और आप किसी भी तरह की एरर नहीं चाहते, तो फिर आपको उस सेल का ईएमएफ मेजर करना होगा जिसमें किसी भी तरह की कोई भी जो है कमी ना आए, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है करंट। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि वोल्ट मीटर ने ना मेन सर्किट का करंट ले लिया, जिसके कारण से मेन सर्किट को कम सप्लाई पहुंच पाई, जिसके कारण से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसने कम बताया। तो वोल्ट मीटर करंट थोड़ा सा ले लेता है मेन सर्किट से, जिसके कारण से सारी की सारी प्रॉब्लम सामने आती है। तो
तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इस सेल से जिसका ईएमएफ मेजर करना है, उस सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जाता है ना। बिल्कुल ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि इस गैल्वेनोमीटर का कांटा जगह से हिलेगा नहीं, मतलब बैलेंस पॉइंट अचीव करा जाएगा और दिमाग लगा करके इस सेल का ईएमएफ मेजर करा जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करें, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर डिवाइस से पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे हम इसमें मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो हम थोड़ा सा फ्रेश पेज पे यहां पर इसको देख लेते हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं अपने नए वाले पेज पे। तो यहां पर हम इसको लेके जाएंगे रिसोर्स लाइब्रेरी में और A86 और हम यहां पर इसको ये वाले पेज पर ऐड कर लेते हैं। अब आप समझना कि हम इसको किस तरीके से, कहां गया भाई, पोटेंशियोमीटर नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिस्टम रिसोर्सेज, माय रिसोर्सेज, शायद अभी नहीं आया। मैं इसको एक बार और यहां पर देखता हूं। फ्रेश पेज पे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ऐड टू रिसोर्सेज, और ये हो गया ना, एक बार और कर लेते हैं। चलिए, तो अभी ट्राई करेंगे। ये आ गया भाई। चलो, तो यहां से आप देखो, तो ये आपको ना पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम मिल गया। देखिए जरा, चलो, तो अभी हम इसमें समझते हैं किस तरीके से हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेल है, इसका ईएमएफ मुझे मेजर करना है, तो मैंने इसको यहां कनेक्ट कर लिया। और ये हमारे पास एक मेन सेल है जिसका ईएमएफ मुझे पता है। ऊपर वाली सर्किट में ये आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, ये आपको ऐसे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप इसको बोलेंगे, ये आपके पास की है, तो आप इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। और ये वाली जो सर्किट है, ये नीचे वाली जो सर्किट देख रहे हो दूसरी वाली सेल की, इसको आप बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। अब इन चीजों से हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि इससे ईएमएफ कैसे मेजर होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि यहां पर हम क्या करते हैं कि इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कराया, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कराया। ठीक, तो दोनों प्लस प्लस टर्मिनल है ना, तो दोनों एक दूसरे करंट को अपोज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, इसका ईएमएफ हमने कम वाला लिया होगा। ठीक है ना, ताकि इसका करंट इसमें फ्लो ना हो, इसका करंट फ्लो हो इसमें। बात समझ में आई ना? अभी सुनो, तो अभी क्या होता है कि इस सेल का जो करंट है वो यहां पर फ्लो होना स्टार्ट होता है। इस सेल का करंट यहां पर फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया, यहां पर हमने नाम दिया बी। ठीक, अब देखिए जरा, इस सेल का करंट यहां पर फ्लो होना स्टार्ट हुआ यहां पर। तो आप ये जानते हो कि भाई जैसे जैसे करंट, ये कौन सा वायर है? ये अलॉय वायर है। हम इसको और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस वायर। इस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। ये एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे करंट रेजिस्टेंस वायर से पास होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखो, क्योंकि आप समझते हो कि अभी करंट है, ये थोड़े से वायर से पास हुआ, तो थोड़े से वायर की थोड़ी सी रेजिस्टेंस, तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा, लेट से 1 वोल्ट। ठीक, अभी क्या हुआ? अब देखो कि करंट और रेजिस्टेंस से पास होगा। देखो, ज्यादा वायर तो ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा वायर तो ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 ओम। तो भाई देखो क्या होगा कि भाई ज्यादा वोल्ट हो गया होगा। फिर करंट तो यहां तक आया, तो करंट यहां तक पहुंचा, तो यहां तक ना इस वायर में 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा। फिर आप देखोगे जैसे जैसे, देखो क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR। तो जैसे जैसे करंट इस रेजिस्टेंस से पास होता चला जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा, पोटेंशियल चेंज होता चला जाएगा। तो ये हो गया 3 वोल्ट। फिर और करंट पास हुआ भाई इस वायर से, ये तो रेजिस्टेंस वायर है ना, तो यहां पर 4 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और करंट पास हुआ, यहां पर 5 वोल्ट हो गया। करंट थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो यहां पर 6 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल आ गया।
ठीक, अभी क्या होता है, तो आप ये देखेंगे कि इस पूरे वायर पे जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ रही है, छोटा वायर छोटी रेजिस्टेंस, बड़ा वायर बड़ी रेजिस्टेंस, और बड़ा वायर और बड़ी रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो हर एक प्लेस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अब जिस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना है, उस सेल के साथ हम इस तरह से गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करते हैं, और इस गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं इस वायर पे। ठीक, अब इस वायर पे ना अपन एक मतलब गैल्वानोमीटर के साथ एक जॉकी लगी होती है, इस तरह से स्लाइड करके देखते हैं। क्या करते हैं, इस तरह स्लाइड करके देखते हैं। आपको पता है कि भाई इस वायर पे हर जगह का कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक, तो आपने देखा कि भाई आपने इस जगह पे रखा, तो आपने देखा जॉकी को, आपने जब इस जगह पे रखा तो आपने देखा कि भाई ये जो सेल है ना, इस सेल से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है और यहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि गैल्वानोमीटर कांटा हिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान के चलो करंट नीचे से ऊपर की साइड पहुंचा, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सेल का, जिसका हमें ईएमएफ मेजर करना है, इस सेल का जो पोटेंशियल है वो भी ज्यादा है, और इस जगह का पोटेंशियल कम है। ठीक, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है। फिर आपने जॉकी को स्लाइड करा और दूसरी जगह पे रख के देखा, तो आपने यहां रख के देखा, या आपने जॉकी को ले गए और यहां रख के देखा, तो आपने पाया कि इस बार करंट जो है ना उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब अभी भी गैल्वानोमीटर में करंट आ रहा है। तो हमें पता पड़ गया कि इस जगह का पोटेंशियल और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो उन दोनों में अंतर होगा, तभी इस गैल्वानोमीटर का कांटा हिल रहा है। तो आपने क्या किया कि जॉकी को स्लाइड करते करते ऐसी जगह पे रख दिया, आपने जॉकी को स्लाइड करते करते ऐसी जगह पे रख दिया कि भाई अब इस गैल्वानोमीटर का कांटा जरा भी नहीं हिल रहा। तो इससे आप क्या सोचेंगे कि हां भाई, अब हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया है कि उस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्यों, देखो यहां पर, देखो यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां तक आते आते 4 वोल्ट का पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो गया। तो आपने देखा कि भाई इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 वोल्ट, और ये सेल भी क्या है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर वायर या जॉकी कनेक्ट करने से करंट इस सेल के अंदर नहीं आ रहा, हां, ना ही करंट इस सेल से यहां जा रहा, तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि भाई इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। कैसा है, बराबर है। तो ये इस तरीके से हम जो है इस सेल का ईएमएफ पता कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कितनी लेंथ पर, हमें कैसे पता पड़ेगा कि कितनी लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। अभी तो मैंने आपको अंदाजे से बता दिया कि इतनी लेंथ पे 4 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 5 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 6 वोल्ट। तो इसके लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर, देखो हर एक वायर की ना, कोई मटेरियल है उसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो हर एक वायर के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फिक्स होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। के का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इसे मान के चलो कि इस वायर पे हमने एक्सपेरिमेंट करा होगा, बार बार देखा होगा वायर मैन्युफैक्चरर ने, हाँ, तो बताया कि भाई देखो, अगर देखो आप जानते हो कि करंट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आएगा। तो अगर देखा कि करंट यदि 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है और 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने से 0.1 वोल्ट ड्रॉप होता है, तो यहां पर 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अब मान के चलो कि ये वैल्यू फिक्स है, K इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अभी एक्चुअल में हमने क्या दिया, हमने क्या देखा कि भाई हमें जो है
इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। बैलेंस पॉइंट मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट हो गया जीरो, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो गया, करंट हो गया जीरो। तो आपने क्या किया कि भाई हमें तो पता नहीं है ना कि यहां तक 4 वोल्ट हो जाएगा, तो आपने क्या किया कि भाई यहां पर इस रीडिंग ले ली, इतनी रीडिंग ले ली, और रीडिंग में आपने क्या देखा कि भाई ये जो है ना, ये है आपकी मान के चलो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है, 40 सेंटीमीटर। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर से बैलेंस पॉइंट से L इज इक्वल टू बैलेंस पॉइंट आपको कहां मिला, बैलेंस पॉइंट आपको मिल गया L इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे। बात समझना, कितने सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे। तो आप ईएमएफ का फॉर्मूला होता है सिंपल सा K इंटू एल। क्या होता है, K इंटू एल। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो हर एक वायर के लिए फिक्स होगी, ठीक। तो E इज इक्वल टू K कितना है भाई, मान के चलो 1 वोल्ट 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक। और लेंथ कितने सेंटीमीटर पे आपको बैलेंस पॉइंट मिला, 40 सेंटीमीटर पे। तो आप ये देखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया, देखो जरा 40 का इंटू 0.1 से तो 4 वोल्ट इस सेल का ईएमएफ हो गया। तो देखो समझने में कितना मुश्किल, लेकिन कैलकुलेशन कितनी आसान कि आपको क्या करना है, आपको इस तरह से कनेक्ट करके बस बैलेंस पॉइंट ढूंढ लेना है। क्या ढूंढ लेना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस पॉइंट ढूंढ लेना है। जैसे ही आप बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस पॉइंट की लेंथ, क्योंकि स्केल लगी हुई है, और बैलेंस पॉइंट की लेंथ ढूंढोगे तो E इज इक्वल टू K इंटू एल करोगे तो आपको यहां पर कैलकुलेशन मिल जाएगी। बहुत आसान है, K की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होगी। क्लियर। अब इसके बाद ना इसके पोटेंशियोमीटर से आप इस तरीके से मेजरमेंट करते हो। फॉर्मूला क्या, E इज इक्वल टू K इंटू एल। बड़ा आसान है कि नहीं, E इज इक्वल टू K इंटू एल। अब क्या होता है, अब मान के चलिए कि पोटेंशियोमीटर कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, कौन बेस्ट है, पोटेंशियोमीटर के वोल्टमीटर? आंसर है पोटेंशियोमीटर सुपीरियर है। पूछा जाता है कि वो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर ज्यादा सुपीरियर है बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल। क्योंकि जब ये आपको रीडिंग देता है तो उस समय जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेल है उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, ठीक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सुपीरियर है भाई, पोटेंशियोमीटर। क्या याद रखोगे, पोटेंशियोमीटर इज more superior than voltmeter because it does not draw any current from experimental cell and gives maximum potential difference। क्लियर है। चलिए, और यहां पे कन्वीनियंट कौन है, ऑल्दो वोल्टमीटर इज मोर कन्वीनियंट, मतलब इजी टू यूज और किसके फालतू जो कोई झंझट नहीं है, मोर कन्वीनियंट। वो कौन है, वो है हमारा वोल्टमीटर। बोले थोड़ा बहुत अगर ऐसे ही जो है गड़बड़ आई जाए, 100 वोल्ट की जगह 99 वोल्ट शो भी करे तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, सोचो ना। हाँ, तो ये अपने ये कहानी हो गई। अब हम यहां पर ये जानते हैं कि भाई इसकी एप्लीकेशंस में, तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन की हम बात करें, एप्लीकेशन तो इससे 2-3 हम काम कर सकते हैं भाई। क्या क्या काम कर सकते हैं, देखो पहली बात तो क्या है कि आप ईएमएफ मेजर कर सकते हो। हाँ, टू मेजर ईएमएफ, पहली चीज तो ये हमें पता पड़ गई, ईएमएफ आप मेजर कर सकते हो। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, टू कंपेयर ईएमएफ, दो सेल का आप ईएमएफ कंपेयर भी कर सकते हो, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल। तीसरा काम आप क्या कर सकते हो, टू मेजर किसी सेल के अंदर, देखो हर एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आप किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। कुछ का मतलब बस यही एप्लीकेशन है, ठीक। तो बारी बारी से इनको समझते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे
हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक, आप किस तरह से सेल का ईएमएफ मेजर करेंगे? पोटेंशियोमीटर की मदद से। ठीक है, चलिए, तो अभी ना इसमें सिर्फ दो काम करने हैं आपको। इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा, क्योंकि देखो आप समझदार हो बहुत, तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात समझाता हूं कि आपको कुछ नहीं करना। आप देखो, दो सेल का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है, तो कुछ कंपैरिजन क्या होता है, पहले सेल का ईएमएफ मेजर कर लो, दूसरे सेल का ईएमएफ मेजर कर लो और उन दोनों का डिवाइड कर दो, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे? तो देखो, इसके लिए सिर्फ सर्किट डायग्राम बदलेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिर्फ दो ही बात है इसमें कि मेजर ईएमएफ ऑफ बोथ सेल वन बाय वन, एक एक करके आप सेल का ईएमएफ मेजर करें। मेजर ईएमएफ ऑफ बोथ सेल्स वन बाय वन एंड देन फाइंड रेशो। ठीक, और क्या कर लें? और भाई रेशो को पता कर लें, बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात, हो गया कंपैरिजन। तो इसके लिए हमें डायग्राम की ओर थोड़ी सी नजर बढ़ानी पड़ेगी, और डायग्राम हम फिर से यहां पर ये निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर से हम जो है, चलिए डायग्राम थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन ना, समझो बात को। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि इस बार आप क्या करेंगे कि सब कुछ आपके पास सही है, बस इस बार हम क्या करेंगे कि इस बार ना अपने पास एक सेल के बजाय दो सेल होंगी, क्योंकि हमें यहां पे ईएमएफ मेजर करना है, क्योंकि हमें यहां पे ईएमएफ कंपेयर करना है। तो एक सेल के बजाय हम दो सेल रखेंगे, और दो सेल रखेंगे तो लेट से मेरे पास ये एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई। ठीक, और इन दोनों के साथ में हम यहां पर कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया एक टू वे की। क्या कनेक्ट करा है? टू वे की। इस टू वे की को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम यहां पर बनाना चाहूंगा। टू वे की का मतलब है, आप एक तरह स्विच मान लो, है क्या नहीं, कि एक एक करके कनेक्शन हो जाएगा। भाई देखना जरा यहां पे, ये देखो, यहां पे कनेक्शन कराएंगे अपन गैल्वेनोमीटर का, और इस तरीके से यहां पे मैंने दो डॉट लगा दिए। इस दो डॉट का मतलब क्या है कि भाई एक बार, पहली बार हम क्या करेंगे कि जब हम कनेक्शन करेंगे इस सेल का, तो इस सेल की हमने एक बार रीडिंग ले ली, ये लेंथ हो गई L1, मतलब इस सेल का बैलेंस पॉइंट हमें पता पड़ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि भाई देखो, अब हमने क्या किया कि इस सेल को सर्किट से बाहर कर दिया और इस सेल को कनेक्ट कर लिया, तो टू वे की काम होता है कि एक करके आप दोनों सेल को सर्किट में ले सकते हैं, और यहां से हमें लेंथ L2 मिल जाएगी। हमने इस लेंथ को L2 नाम दे दिया। तो अभी आप कुछ नहीं, बस सिर्फ दो सेल है, एक एक करके आप कनेक्शन करेंगे। तो एक बार आप ईएमएफ मेजर करेंगे, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल आपको ये मिलेगा, देखो वायर सेम है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा, ये हो गया E इंटू के इंटू L1, E1 इज इक्वल टू के L1। अब आपने क्या किया, सेकंड वाली सेल के लिए बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट किया, यह आपको मिला सेकंड लेंथ L2 पे। अब आप क्या करोगे भाई, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, यहां पर आप ये देखेंगे K इज इक्वल टू, मतलब K से तो K कैंसिल हो ही जाएगा, L1 अपॉन L2। तो आपने ये देखा कि लेट से आपको लेट L1 इज इक्वल टू, जो बैलेंस पॉइंट है ये मिला आपको 40 सेंटीमीटर पे, और L2 इज इक्वल टू ये आपको मिला सपोज 120 सेंटीमीटर पे। तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 जो हो जाएगा दैट विल बी आपका 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3 का मतलब हो गया E2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ E1। मतलब जो सेकंड सेल का ईएमएफ है वो फर्स्ट सेल से 3 गुना ज्यादा है। कितने गुना? 3 गुना। तो आप इस तरह से सिर्फ एक एक करके मेजर करोगे तो कंपैरिजन हो जाएगा।
अब इसके बाद हम इसी पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजर करने के लिए, वो हम जान लेते हैं अभी। तो समझिए जरा, यहां पर हम फिर से स्लाइड चेंज करेंगे और फिर से इसी डायग्राम को यहां पर ऐड करेंगे। तो अभी आप हेडिंग बनाएं यहां पर, हाउ विल यू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक, चलिए। सो देखो बहुत आसान है, सिर्फ आप इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सुनो, देखो सबसे पहली चीज क्या है कि पहले आप एक सेल का ईएमएफ मेजर, देखो आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये देखो एक्चुअल में क्या है भाई, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो आपको अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको यहां पर E माइनस V अपॉन I इज इक्वल टू, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ पता करना पड़ेगा, आपको सेल का टर्मिनल वोल्टेज पता करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आप क्या करेंगे, स्टेप, इसमें 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप इसमें यह है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, देखो मैं आपको समझा रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर ईएमएफ ऑफ सेल एज यूजुअल। नॉर्मली जैसे हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं वैसे ही आपको ईएमएफ मेजर करना है। ठीक, चलिए स्टेप 2 में आपको ध्यान रखना है कि पहले आपने ईएमएफ मेजर कर लिया, मतलब E। अब सेकंड स्टेप में आप ईएमएफ नहीं, आप टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेंगे। नाउ मेजर टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ सेल। ठीक, बाय इंट्रोड्यूसिंग, देखो भाई V कब मेजर होता है, V कब, देखो अगर सर्किट ओपन सर्किट है तो आपने E मेजर कर लिया, लेकिन सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो जो आप मेजर करेंगे उस समय पोटेंशियल डिफरेंस, आप उसको टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, सुनो, जब आप एक सेल को ओपन सर्किट में मेजर करते हो तो सेल का जो भी वोल्टेज आप मेजर करते हो उसको आप ईएमएफ बोलते हो, लेकिन जब वही सेल में से करंट लिया जा रहा होता है तब आप जो वोल्टेज मेजर करते हो उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हो, तब उसको ईएमएफ नहीं बोलते। तो आप क्या करेंगे कि भाई नाउ मेजर द टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ सेल बाय इंट्रोड्यूसिंग, सबको समझ में आ जाएगा आपको, बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी सर्किट and then find internal resistance using फॉर्मूला। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला भी कुछ निकाल के रखा था ना, जैसे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E, ठीक है, हाँ जी भाई, E अपॉन V माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ था। तो इस फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूला हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकाला था शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में, तो ये फॉर्मूला आपको यहां पर लगा के रखना। हाँ भाई, यही फॉर्मूला था, E माइनस V अपॉन, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ये तो मैंने जनरली इसको बता दिया, फाइनल फॉर्मूला ये बनता है। तो अभी देखो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहां पर फिर से डायग्राम को निकाल लेता हूं। ये डायग्राम हम यहां पर बना लेते हैं। चलिए, तो देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास डायग्राम हो गया, और अभी हम क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले आपने यहां पर इस सेल का ईएमएफ मेजर कर लिया, इस सेल का नॉर्मल, ये हमारे पास जो सेल है उस सेल का आपने ईएमएफ मेजर करा, और उसको मैंने नाम दे दिया
E1 इज इक्वल टू या E इज इक्वल टू, आपको कहीं बैलेंस लेंथ मिल गई और आपको बैलेंस लेंथ मिली L1 पे, ठीक, तो E इज इक्वल टू KL1। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप यह है कि अब आप क्या करोगे कि इस सेल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा लोगे। तो अभी क्या होगा ना, अब ये सेल ना, पहले देखो ये सेल पहले क्या हो रहा था कि यहां पर सिर्फ इन दो पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड थी, तो उसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। लेकिन बैटरी के पास अब दो ब्रांचेस हो गई, बैटरी यहां से तो करंट फ्लो कराना चाह रही थी लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऊपर एक और बैटरी थी जो इसके करंट को अपोज कर रही थी, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अब बैटरी के करंट को एक और रास्ता मिल गया और वो रास्ता कुछ यहां से जाता है। हालांकि ये रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत मतलब हालांकि रेजिस्टेंस बहुत हाई हमने रखी ताकि इस सर्किट में थोड़ा ही करंट फ्लो हो पाए, लेकिन करंट तो फ्लो होगा। तो जब तो सेकंड साइकिल में, सेकंड स्टेप में जब हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट करी तो इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हुआ, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगा। भले ये करंट बहुत थोड़ा सा हो लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके बाद इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और करंट फ्लो होते होते ही हम यहां पर एक सेकंड बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे जिसको हम बोलेंगे भाई इतनी डिस्टेंस को L2, ठीक है। और जब हमें ये L2 मिल जाएगा तो उसके बाद हम जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इसके बाद आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस in secondary circuit, we find balance point at length L2। तो हमने क्या किया कि हमें बैलेंस पॉइंट मिल गया, लेकिन इस बार क्योंकि यहां पर जब हमें ये बैलेंस पॉइंट मिला तो उस समय सेल से भी करंट लिया जा रहा था, तो हमें क्या ईएमएफ नहीं मिला। उस समय हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको हम बोलेंगे V, क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अगर हम E अपॉन V की वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है K से K कैंसिल L1 अपॉन L2। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं कि भाई स्मॉल r इज इक्वल टू ये E अपॉन V की वैल्यू ये हो गई, ठीक। तो अगर मैं यहां पर ये वैल्यू पुट करता हूं कि स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगी दैट विल बी L1 अपॉन L2। E अपॉन V की वैल्यू क्या है, माइनस ये आपके पास 1 इंटू R, तो R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। तो यहां पर आपको ये तो पता होगा ही, एक मिनट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमें ये तो पता पड़ ही जाएगा कि हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखी हुई है और उसके बाद बैलेंस लेंथ हमें मिली जाएगी। तो उसके बाद सिर्फ आपको बैलेंस लेंथ पता करना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी वो सेल की वो पता पड़ जाएगी। आई होप ये सारी बातें जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत आराम से, जितना भी हम टाइम ले सकते थे उतना हमने आराम से पढ़ा हुआ है इस चीज को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हो कि सारी की सारी बातें बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको मिल जाए तो आपको पीडीएफ नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, सारी वीडियोस देखना ईमानदारी से ताकि आपके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट बैठेगा। देखो मैं हर बार कह रहा हूं कि जो वन शॉट वीडियोस जो होती हैं कभी हम उसमें इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं जितना हम ये फ्री वीडियोस में करते हैं। और जो बच्चा स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चला जाएगा, आप ये देखेंगे कि एग्जाम टाइम पर उसको उतना ही कम रिविजन लगेगा, उसको उतनी ही कम चीजों में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अभी आप डिटेल लेक्चर बिल्कुल देखते रहें। तो अभी हम आएंगे इस पर एक दो जो अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको हम करेंगे। सो इतना मैं सेव कर लेता हूं और मैं अभी कुछ एक दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूं उसमें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये मिल रहा है, यहां पर ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको पोटेंशियोमीटर में मिलेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहां पे कि इन द फिगर, इस डायग्राम की बात कर रहा है कि लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर है AB, ये वायर हमें दिया हुआ है AB।
हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ, मतलब कहा जा रहा है कि ये जो वायर है एकदम यूनिफॉर्म मटेरियल, सब कुछ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन से बना हुआ है और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। दैट मींस पर यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कांस्टेंट है, फिक्स है। द नल पॉइंट फॉर टू प्राइमरी सेल E1 and E2 connected in the manner are shown obtained at distance 120 सेंटीमीटर and 300 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है, पहली चीज सुनो कि अगर आप E1 और E2 को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो आपको जो बैलेंस पॉइंट मिलता है ये 120 सेंटीमीटर पे मिलता है। ठीक, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करोगे, हाँ जैसे मान के चलो, वो अगर डायग्राम नहीं बताता फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दो सेल को कनेक्ट कर रहे हो, क्या अगर आप दो सेल को कनेक्ट कर रहे हो इस तरीके से, ये E1 है और ये E2 है, तो भाई देखो क्या हो रहा है कि इन दोनों टर्मिनल का जो भी करंट होगा ये क्या करेगा, ये सेल यहां भेजेगी, ये सेल यहां भेजने की कोशिश करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है अपोज करेगा। तो E1 माइनस E2 वाला सेम पोलैरिटी के साथ जब बैटरी को कनेक्ट करा जाता है तो E1 माइनस E2 वाला केस बनता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे E1 माइनस E2 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और जो बैलेंस पॉइंट होगा कम पोटेंशियल डिफरेंस कारण वो आपको छोटा मिलेगा, मतलब कम लेंथ में मिलेगा। तो यहां पर कहा जा रहा है सेम पोलैरिटी बैलेंस पॉइंट का मिल रहा है भाई 120 सेंटीमीटर। तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू था K इंटू L। क्लियर, नाउ अभी सुनो, तो क्या कहा जा रहा है कि आपको निकालना है यहां पे E1 बाई E2 का रेशो। कैसे निकालना है, जब ऐसे कनेक्ट किया तो बैलेंस पॉइंट मिला 120 सेंटीमीटर पे, जब ऐसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से तो बैलेंस पॉइंट आपको मिल रहा है कहां पर, 300 सेंटीमीटर पे। तो आपको E1 बाई E2 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे आप, यहां पर आप इतना काम करो कि E1 इज इक्वल टू, हमने कहा K इंटू L1, सॉरी, तो जब आप ऐसे कनेक्ट करते हो सेम पोलैरिटी के साथ तो आप यहां पे लिखो E1 माइनस E2, दोनों का EMF कम हो जाएगा, कितना 120 K। ठीक, और जब आप इन दोनों की पोलैरिटी को एक साथ कनेक्ट कर, मतलब ऐसा है ना कि नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, हाँ, तो क्या होता है कि भाई EMF ऐड हो जाएगा और दोनों की बैटरी का जो करंट होगा सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300K, ये दिया है ना उसने बैलेंस पॉइंट पे, देखो E इज इक्वल टू K इंटू L होता है, तो L क्या है, बैलेंस पॉइंट। तो पहले वाले केस में बैलेंस पॉइंट आपको 120 सेंटीमीटर मिला ना। अब आप यहां से E1 और E2 की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे देन यू विल गेट टू नो गाइस कि भाई यहां पर क्या हो रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहां पे बचेगा 2E1 इज इक्वल टू, यहां पर ऐड करोगे तो 420K। ठीक, और इसके बाद E1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 210K, और इसके बाद आप ध्यान से देखो 210K ये हो गया बस। तो ये E1 की वैल्यू हो गई 210K। क्लियर है, E1 की वैल्यू हो गई 210K गाइस, समझ में आ रहा है। नाउ अब आपको क्या E2 की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आप यहां से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो तो आपको E2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी पहली वाली इक्वेशन से देख लो, तो यहां से आप निकालोगे तो E2 की वैल्यू 210 इस साइड आएगा माइनस का, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 90K। कितना हो जाएगा 90K। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि E1 बाई E2 निकाल लो। तो E1 बाई E2 आप निकालोगे तो भाई यहां पर देखो 210K E1 की वैल्यू है और 90K 210K E1 की वैल्यू और 90K किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास E2 की। तो E1 बाई E2 करोगे तो यहां पर 33 जा 37 जा, 7/3 ये आ गया आपके पास, ये रेशो निकल के आ गया। अब आपसे इसमें एक और चीज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहां पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड मतलब पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1, मतलब अकेला E1 के लिए अगर हम बैलेंस पॉइंट ढूंढेंगे तो वो कहां मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट आप यहां पे डाल के लिखो E1 की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो जरा। E1 की वैल्यू आ रही है 210K, तो E1 इज इक्वल टू 210K। क्लियर, तो आप भी समझोगे E इज इक्वल टू क्या होता है, E1 इज इक्वल टू क्या हो, K इंटू L1। तो ये अगर आप इसको कंपेयर करोगे E1 इज इक्वल टू K इंटू L1 या L1 इंटू K, तो ये जो कंपेयर करने पे ये जो L1 है ये किसकी जगह दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है 210 के जगह पे।
ठीक, तो आप L1 इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर ये आपको मिल गया। तो ये हो गया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको यहाँ पे पोलैरिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये मिलते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक, चलिए ये एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, सोचने पे आपको थोड़ा सा मजबूर करेगा। पोटेंशियोमीटर का पूरा फील आपको सेकंड क्वेश्चन में यहां पे जरूर से मिलेगा। चलिए जरा यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना जरा ध्यान से, लिखा हुआ है कि ए बी इज ए 1 मीटर वायर। ध्यान समझना है सारी बातें, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको फिर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चा क्वेश्चन नहीं समझेगा ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने पे लगेगा बिना खुद के इंट्रोस्पेक्शन से, बिना खुद सोचे समझे, सिर्फ मेरी बात सुनेगा तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा फिर, समझे ना। तो अब ये करना है, अभी आप यहां पे ध्यान से देखो। तो आपको दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ए बी इज ए 1 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब ये जो ए बी है ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है। और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है, इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। तो भाई इस वायर की रेजिस्टेंस, पूरे ए बी की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। चलिए ये मैं लिख देता हूं यहां पे 10 ओम। क्लियर। नाउ अभी समझना, अदर डेटा आर शोन इन फिगर, मतलब अदर डेटा को जो है डायग्राम बताया हुआ है, बाकी रेजिस्टेंसेस क्या क्या है। आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। आपको इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेड, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी, अंडरलाइन कर लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी कर लो अंडरलाइन। पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी आपने फॉर्मूला क्या देखा हुआ है, देखो जरा देख लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा अपन ने, देखो K इज इक्वल टू V अपॉन L, यही पढ़ा हुआ है। तो आप यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। चलिए तो V अपॉन L, तो यहां पर क्या करें कि आपको निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। तो इसके लिए आप एक काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 और आपको फाइंड आउट करना है K पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देता हूं ना, तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। K अलोंग ए बी आपको निकालना है। ठीक, चलिए तो अब आप क्या करेंगे कि यहां पर फॉर्मूला बना देंगे। V अपॉन L होता है तो मैं बोलूंगा V अक्रॉस ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मुझे जो है सब कुछ इसके लिए ही काम करना है। अब सुनो, अब आपको अगर ये निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये निकालना लेंथ। आपको ए बी की लेंथ तो पता है, ये लिख के दिया 1 मीटर। तो भाई 1 मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरली हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं, तो मैं भी यहां पे सेंटीमीटर में इसको 100 सेंटीमीटर ले लूंगा। ठीक ना, अभी समझना ध्यान से। देखिए सेंटीमीटर में क्योंकि ज्यादातर जो है 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इस तरह की आपकी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, जनरली हम सेंटीमीटर टर्म ज्यादा यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। हाँ चलो, तो अभी वी ए बी है, तो मैं करूंगा लेंथ ऑफ ए बी, तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, करंट इन ए बी, बहुत आसान बना रहा हूं मैं इसको डिटेल में लिख के, इनटू रेजिस्टेंस इन ए बी, ऐसे निकालूंगा। आपको ये मैं आपको ये भी बता दूं कि सीबीएसई में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2016 में और एक इससे पहले। ठीक, और ये वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा गया है। इनफैक्ट सभी बोर्ड्स में इस तरह के चांसेस बनते हैं जहां भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जरा नाउ अभी समझो, तो करंट इन ए बी, अब करंट इन ए बी मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो देखना जरा, ए बी में करंट निकालना है मुझे। तो ए बी में करंट कौन सप्लाई करता है, ऊपर वाली सेल, यही तो हमने आज पढ़ा हुआ है। तो ऊपर वाली ये वाली जो सेल है 2 वोल्ट की सेल, इस ए बी में करंट प्रोवाइड करा रही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आप ये देखोगे ये जो 2 वोल्ट की सेल है, ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर वाली सर्किट लेनी है अगर आप इस ए बी में करंट निकालना चाहते हो। तो अपॉन रेजिस्टेंस देखो कितनी, रेजिस्टेंस 10 प्लस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बैटरी के रास्ते में ये पाथ देख रहे हैं उसका, ये पाथ है। ठीक है, तो इस बैटरी के रास्ते में क्या कुछ है, तो वही सब कुछ हमें करना है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा 2/15। फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यही है ना इसके रास्ते में, 10 + 5, तो ये हो जाएगा अपॉन 15। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 15 8 या 15 8 200, हाँ, तो ये आपका अप्रॉक्स हो जाएगा 0.08 और करंट है तो ये एम्पियर में जाएगा, 0.08 एम्पियर। तो अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी, तो ये हो जाएगा करंट की वैल्यू 0.08 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। इस ए बी की रेजिस्टेंस क्या लिख के दी हुई है, 10 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर है।
तो यहां से ये कैंसिल होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपके पास 0.08 अपॉन 10। अपॉन 10 का मतलब है कि 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में रखना है, बोला सर मैं कैसे याद रखूंगा यार कि मुझे मीटर में रखना है कि सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं, मीटर में रख लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बाद में आंसर मीटर में रख देना, बस ध्यान रखना कि आपने रखा किसमें इस वैल्यू को। चलिए, तो ये हो गया, तो हमने ये निकाल दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। अब मुझे निकालना लेंथ ऑफ एओ। ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। लेंथ ऑफ एओ मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से मुझे लेंथ निकालना है, तो कौन से फॉर्मूले में लेंथ आती है, बड़ी सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू के इंटू L1। अब मुझे ई वी की तो कोई वैल्यू है नहीं यहां पे, तो मैं क्या कर सकता हूं कि भाई यहां पर यही वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो लेंथ सेकंड पार्ट निकालने के लिए, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की यहां पर कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए, तो यहां पर क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ एओ है ना, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ एओ इज इक्वल टू, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ अपॉन लेंथ ऑफ एओ। ये लेंथ ऑफ एओ मुझे फाइंड आउट करनी है, बात समझ रहे हो ना। तो इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर लो, काम बन जाएगा। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या है ना कि मुझे एक चीज फाइंड आउट नहीं करनी, क्योंकि देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पूरे वायर का सेम है। 99.99% क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको वायर का सेम ही मिलेगा। एडवांस का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज जो है आपको 99.99% जितने डेटॉल कीटाणु नहीं मारता उससे ज्यादा में आपको जो है सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला वायर आपको मिलेगा, ठीक ना। अभी देखना जरा, तो क्योंकि वायर एक है, कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया जो है बदल नहीं रहा है, तो सेम पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है भाई, ये वैल्यू मुझे पता है 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो आंसर हम सेंटीमीटर में रख देंगे। अभी देखो लेंथ मुझे निकालनी है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये मुझे पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एओ मुझे पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता पड़ेगा, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान दो जरा, ये कैसे पता पड़ेगा। तो अब मैं ये चेक कर लेता हूं कि क्या मुझे ये पता है। अब देखो मुझे ये तो पता है कि इसके अंदर ना करंट फ्लो हो रहा है, कितना 0.08 एम्पियर, 0.08 एम्पियर इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, दैट आई हैड कैलकुलेटेड। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई ये लेंथ कितनी है। अगर मुझे ये लेंथ पता होती ना, तो मैं E इज इक्वल टू के इंटू एल लगा के ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता और यहां वैल्यू पुट कर देता। बात समझो। लेकिन मुझे ये लेंथ भी नहीं पता, तो अब मैं ये क्या करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और मुझे अलग से ये भी लिख के नहीं दिया कि एओ की रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि अगर एओ की रेजिस्टेंस मुझे लिख के दी होती तो मैं यहां पे करंट इनटू रेजिस्टेंस लगाता और मुझे ये मिल जाता। तो मुझे यहां पर इस तरह की कोई भी हिंट नहीं दी, और जब मुझे इस तरह की कोई हिंट नहीं दी तो अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ध्यान से देखा कि भाई ये जो एओ है, एओ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली बैटरी देखो, इसने क्या बोला है कि लेंथ एओ, मतलब आपको लेंथ निकालनी है इस एओ की व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज, अच्छा यहां पे लिखना व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। आपको क्वेश्चन में करना है व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो गैल्वेनोमीटर वगैरह की रेजिस्टेंस आपको देनी पड़ेगी, ठीक। ध्यान से, क्वेश्चन में इसमें टाइपिंग एरर है, ठीक ना। तो अभी आप क्या करेंगे, व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो अगर गैल्वेनोमीटर में किसी तरह की डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर में किसी तरह की डिफ्लेक्शन अगर नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि भाई यहां पर ये कनेक्टेड है, when galvanometer shows no deflection ना। क्वेश्चन अपन को एक बार चेक करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। जहां पे एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है ये, तो भी आप चेक करना। तो यहां पर देखो, तो आप ये देखो कि भाई ये जो एओ है ये कितने पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर में तो अब करंट फ्लो ही नहीं रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो आप ये जो एओ देखो,
ये AO इस बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, पॉइंट यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये AO। नाउ अभी समझना, बीच में रेजिस्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है, और इसी बैटरी से इन्हीं दो पॉइंट के अक्रॉस, देखो इन दो पॉइंट के अक्रॉस ये कनेक्टेड है, 0.3 ओम वाली रेजिस्टेंस। तो आप ये देखेंगे कि एक्चुअल में जितना पोटेंशियल, आपने समझा है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस 0.3 वोल्ट के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस AO के अक्रॉस होगा। बात समझे कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस AO के अक्रॉस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा 0.3 वोल्ट के अक्रॉस। रीजन क्या है, रीजन कि ये दोनों पैरेलल में है। कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पर आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलिए थोड़ा सा मैं इसको साफ सफाई कर देता हूं इसकी। आओ अभी देखो, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, अगर मुझे निकालना है VO, तो मैं यहां पर इस सर्किट में इसके अक्रॉस कितना करंट इंटू रेजिस्टेंस है, कितना करंट इंटू रेजिस्टेंस है, ये फाइंड आउट कर लेता हूं, ठीक। तो मुझे पता पड़, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इस बैटरी से पैरेलल में कनेक्टेड है और AO भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अभी क्या करेंगे कि यहां पर सेकंड वाली सर्किट में मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, सेकंड वाली सर्किट में मैं यहां पर करंट वरेंट यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक। चलिए तो मैं इसको यहां पर ऐड कर लेता हूं रिसोर्स लाइब्रेरी में, और नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूं और यहां पर मैं इसको ऐड कर लेता हूं। यहां कहीं पहुंच गया होगा, ये अभी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पर देख लेते हैं अपन। तो सेकंड वाली सर्किट में आप करंट देखोगे तो आपको मिलेगा 1.5 वोल्ट की बैटरी है और एक रेजिस्टेंस 1.2 ओम की लगी है, एक रेजिस्टेंस 0.3 ओम की लगी है। तो इस तरह से आप भी देखो करंट इसमें बनेगा 1 एम्पियर। और अगर आप इसमें रेजिस्टेंस देखोगे, मतलब वोल्ट देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि भाई करंट इन 0.3 ओम और रेजिस्टेंस, तो करंट है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 0.3 ओम। तो इस तरह से आप पाएंगे कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा 0.3 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0.3 वोल्ट, ठीक। 0.3 वोल्ट आ गया क्योंकि इसमें आई की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, ये निकाल दी 1 एम्पियर, ठीक। तो आप ये देखेंगे जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ तो अभी समझो, तो आप क्या करोगे, बस यहां पर 0.3 वोल्ट ये रखोगे, लेंथ ऑफ AO निकल आएगी, लेंथ ऑफ AO के लाओ नहीं, लेंथ ऑफ AO यहां से निकल आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.008, क्लियर है। अब इस तरीके से आप इसका डिवाइड करोगे तो लेंथ का कितना आंसर आ रहा है, दैट आई वांट यू टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप इसका, ये आपका होमवर्क, आप इसको समझे, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता है कि भाई एक आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है भाई, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे जरूर देख लेना, ये नेक्स्ट पेज, क्योंकि कुछ बच्चे जो डाउनलोड करेंगे ना उनके लिए लिख देता हूं नेक्स्ट पेज, PDF डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का खत्म करेंगे, दैट विल बी पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर वगैरह निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप इन वीडियोस को, जो भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं उनको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे बहुत कंट्रीब्यूशन मिलेगा। और इसके साथ साथ आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है, तो आपको सारे काम छोड़ के एक काम जरूर करना है, हर वीडियो में आप कमेंट करो, ताकि मुझे पता पड़ सके कि भाई मेरी वीडियोस कम से कम आपके काम आ रही है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस तरह के वर्क को और आगे बढ़ाने में। और हम होमवर्क जो है आपका वो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख देना। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू।